हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पोस्ट ऑफिस की 5 स्कीम्स जो कि टीडीएस और टैक्स फ्री हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, इस वीडियो पे जो आपने प्यार दिखाया उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव आपकी क्वेरीज आई थी। आपने पूछा कि सर पोस्ट ऑफिस का जो रिकरिंग डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, एमआईएस की फैसिलिटी है, उस पर टीडीएस और टैक्स का क्या प्रावधान है, कहां तक टैक्स और टीडीएस फ्री है, तो आज के वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि सर यदि हम पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो इससे अच्छा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर ले, तो वो कैसा रहेगा और टैक्स उस पर किस तरीके से चार्ज किया जाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि सर यदि टाइम डिपॉजिट हम करते हैं इससे अच्छा है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ले तो हमें एक अच्छा रिटर्न्स भी मिल जाता है, और उसके ऊपर कैसे टैक्स का प्रावधान है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। लोगों ने ये कहा कि सर ओल्ड टैक्स रेजिम अब तो खत्म होने जा रहा है, अब तो न्यू टैक्स रेजिम का जमाना आ चुका है, तो उसको भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम डिपॉजिट से हम स्टार्ट करते हैं, जिसको कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी आप कहते हैं। टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में, बैंक में और अदर प्लेसेस पे अवेलेबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। तो देखिए पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है, नॉर्मली यदि आप इसको ओपन कराने जाते हैं तो जो एलिजिबिलिटी है, कोई सिंगल पर्सन या ज्वाइंट में या फिर कोई गार्जियन जिसकी ऐसी कोई माइनर पर्सन है जिसकी की एज 10 ईयर्स के नीचे है, गार्जियन के अंडर में टाइम डिपॉजिट किया जा सकता है। और ऐसा कोई माइनर जो कि 10 ईयर्स के एज से ज़्यादा हो चुका है तो वो उसके नाम से भी टाइम डिपॉजिट हो सकता है। यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में जनरली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट अवेलेबल होता है। तो उसके अनुसार क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो अभी देखा जाए यहाँ पे तो ड्यूरेशन 1 से लेके 5 ईयर्स तक होता है, तो यहाँ पे हमने 5 ईयर का लिया हुआ है 7.50। अब देखिए यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम आप 1000 से टाइम डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और लोन की बात करें, यदि पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम फिक्स डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस का है या फिर किसी अदर बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है, इसको हम क्या हम गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। आप कहीं भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट को प्लेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर, क्या फिक्स डिपॉजिट को हम पहले क्लोज कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन दोस्तों पोस्ट ऑफिस के केस में ऐसा है कि आप इसको 6 मंथ्स के बाद ही क्लोज करा सकते हैं। 6 मंथ्स के बाद आप कभी भी इसको क्लोज कराएंगे तो उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर के चार्जेस लग जाते हैं। तो देखिए टाइम डिपॉजिट पे एक तो होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और दूसरा होता है कि उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम मानी जाती है इनकम टैक्स के लैंग्वेज में, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे टैक्सेबल होता है। लेकिन जो आपने टाइम डिपॉजिट कराई है ना, 5 साल के लिए यदि आप लेते हैं टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 80C में। 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक आप टाइम डिपॉजिट के लिए छूट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने 3 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए, 1 साल के लिया, तो उस केस में 80C की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं टीडीएस की। तो टीडीएस सेक्शन 194A में यहाँ पे कटता है। टीडीएस के लिए क्या रूल है, तो यदि आपको टाइम डिपॉजिट पे 1 साल में, आप एक नॉर्मल सिटीजन है, तो 40,000 रुपए तक यदि आपको ब्याज मिलता है, पोस्ट ऑफिस आपको देता है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 40 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा, सेक्शन 194A में 10% का टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और वो आपके पैन नंबर पे जमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि कोई सीनियर सिटीजन ने कराया, टाइम डिपॉजिट लिया है, तो 50,000 के ऊपर यदि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है टाइम डिपॉजिट पे, तो उस केस में 10% का टीडीएस कटेगा। अदरवाइज 50,000 तक यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप यदि एक सीनियर सिटीजन है और आपका टीडीएस कट गया है या फिर आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम हो रही है 50,000 रुपये तक, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 80 टीटीबी में आप 50,000 रुपये तक यहाँ पे छूट ले सकते हो। तो आपकी इंटरेस्ट इनकम वैसे ही टैक्स फ्री हो जाएगी यदि 50,000 तक है तो। अब देखिए यहाँ पर जो 80C की बेनिफिट मिल रही है आपको, 80TTB की बेनिफिट मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही एप्लीकेबल है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो उस केस में ये आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं 50,000 का, ना ही आपको 80C की बेनिफिट मिलेगी। तो नेक्स्ट है वो है MIS।
यानी कि आपको मंथली इनकम के लिए ये प्लान लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति सिंगल हो, ज्वाइंट हो या कोई माइनर जो 10 ईयर्स के नीचे तो गार्जियन के अंडर में अकाउंट खुल सकता है। कोई माइनर यदि 10 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो अपने नाम से यहाँ पे MIS को ओपन करा सकता है और यहाँ पे भी रिटर्न्स गारंटेड होता है। 7.40% आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिलता है। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 1 से लेकर के 5 ईयर के लिए आप MIS ले सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें तो 1000 रुपये मिनिमम आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसके बाद ध्यान देना है कि यदि आप सिंगल ले रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम आप 9 लाख तक MIS कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट में यदि आप करा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं और कोई है तो उस केस में 15 लाख तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। लोन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो यहाँ पर आपकी MIS यदि 1 साल कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद आप इसको कभी भी क्लोज करा सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योर क्लोजर के चार्जेस जरूर आप कंफर्म कर लें क्योंकि पे करना होता है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो जो पैसा आप MIS में डालते हैं वो टैक्स फ्री नहीं होता। 80C की जो बेनिफिट है 1.5 लाख की वो आपको MIS पे नहीं मिलती है। दूसरा, जो MIS पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है, उसको एनुअली कैलकुलेट किया जाता है और यदि वो 40,000 रुपये तक नॉर्मल सिटीजन के केस में है तो TDS नहीं कटेगा। यदि वो सीनियर सिटीजन के केस में है तो 50,000 तक TDS नहीं कटेगा। इसके ऊपर जब जाएगा तो 10% का TDS कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एक सुविधा है कि 50,000 तक वो छूट ले सकते हैं 80 TTB में। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे तो ये बेनिफिट भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये श्योर हो लें असेसमेंट ईयर 25-26 में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को किस रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पे, जिसको कि आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कहीं भी खोलवा सकते हैं। इसमें हर महीने आपको क्या करना होता है, अमाउंट अपने सुविधा के अनुसार जमा करना पड़ता है। यहाँ पे कोई सिंगल है, ज्वाइंट है, गार्जियन माइनर के केस में और 10 ईयर्स के बाद माइनर अपने नाम से भी रिकरिंग डिपॉजिट करवा सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 6.70% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको पे किया जाता है। और यहाँ ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर्स के लिए रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं। मिनिमम देखिए यहाँ पे 100 रुपये से आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि हर महीने आपको जमा करना होता है। और यहाँ पे लिमिट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप चाहे जितने का भी RD हर महीने कर सकते हैं। लोन की बात करें तो आप रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद इसके अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसका मिनिमम 50% ही आप केवल लोन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात की जाए तो आप रिकरिंग डिपॉजिट को 3 साल के बाद कभी भी क्लोज करा सकते हैं। और इसके बाद टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें, जो अमाउंट आप रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं हर महीने, साल का आपने 12,000 डाला, मान लीजिए 1,000 आप कर रहे हैं तो आप 80C में बेनिफिट इसका नहीं ले सकते। मतलब रिकरिंग डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। टैक्सेबिलिटी के लिए अगेन यही प्रोविजन अप्लीकेबल है। 40,000 तक नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन की 50,000 तक है। इसके ऊपर जाएगा तो 10% का TDS कटेगा और यहाँ पे सीनियर सिटीजन 50,000 तक मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, कुछ लोगों ने ये क्वेरी किया था कि सर यदि हम रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि क्या हम म्यूचुअल फंड में SIP ना कर दें, क्योंकि रिकरिंग में भी आपको हर महीने पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। इससे अच्छा कि म्यूचुअल फंड में SIP कर दें। तो देखिए SIP में यदि टैक्स बेनिफिट आपको लेना है तो आप ELSS म्यूचुअल फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं और इसमें आपको 12% तक के जो इंटरेस्ट होते हैं, रेट ऑफ रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ELSS म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पे लॉक इन की बात करें, देखिए आप ELSS में यदि जाते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो आप उसके पहले कभी भी पैसे को नहीं निकाल सकते। यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये से आप SIP कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। क्लोजर की बात करें तो जैसे मैंने बताया 3 साल तक के लिए लॉक इन होता है। 3 साल के बाद आप इसको कभी भी तोड़वा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने ELSS म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं, वो 80C में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं।
अब ELSS म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट जो आपको मिलता है उसको बेसिकली गेन के रूप में माना जाता है, प्रॉफिट के रूप में माना जाता है। आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो जो बेनिफिट आपको मिलती है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और इस पे आपको टैक्स पे करना होता है, जो कि आगे देखेंगे। और यहाँ पे TDS का कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई TDS नहीं कटता है यहाँ पर। यदि हम पोस्ट ऑफिस में, बैंक में टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट नहीं कराना चाहते हैं तो हम डेब्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। डेब्ट में जैसे लिक्विड फंड ले सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ले सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 6 से लेकर 7.5% तक के रिटर्न्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, आप जो है 1 दिन के लिए भी करा सकते हैं, 10 दिन के लिए भी करा सकते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो टाइम की यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है और यहाँ भी मिनिमम 500 रुपये से कर सकते हैं और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, कितना भी कर सकते हैं आप। लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यदि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो देखिए नॉर्मली कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसको कि आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पैसे निकालते हैं तो एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, ठीक। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप यदि 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पैसा निकालते हैं तो फिर कोई भी एग्जिट लोड भी पे नहीं करना होता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को बराबर कर दिया गया। पहले 36 मंथ्स हुआ करता था कि आप 36 मंथ्स के पहले डेब्ट म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था, उसके बाद बेचते थे तो लॉन्ग टर्म होता था। लेकिन अब बजट 2024 में इसको क्लियर कर दिया गया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल इक्वल है। कभी भी आप इसको बेचेंगे, खरीदेंगे, इसको स्लैब रेट से ही यहाँ पे टैक्स लगेगा तो, और यहाँ पे TDS भी नहीं कटता है। कुछ लोगों की राय ये थी कि सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो कैसा रहेगा। शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे और उसके बाद एक जब चाहे तब स्टॉक्स को हम बेच दें, जब चाहे तब वहाँ पे खरीद लें। तो देखिए शेयर मार्केट जो होता है ना वो इतना आसान नहीं होता जितना कि इसको लोग अपने आँखों से देखते हैं, ठीक है। यदि आपको मार्केट के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी कोशिश करें तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उससे स्टार्ट आपको कर सकते हैं। तो काफ़ी रिस्की होता है शेयर मार्केट, आपको पहले ही बता देता हूं। यदि आपको शेयर मार्केट में करना है तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में आप करिए, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए तो कोई लिमिट नहीं है रिटर्न्स की, आप चाहे जितना दिन होल्ड करते हैं स्टॉक को, किस प्राइस पे आप लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रिटर्न्स यहाँ पे कोई भी मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव में भी रिटर्न्स जाता है यहाँ पे। और इसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। आप 1 दिन में बेचिए, खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 दिन के लिए खरीदिए, ठीक है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं है, डिपेंड करेगा कौन सा शेयर आप ले रहे हैं, कितने रुपए का आप ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और लोन की फैसिलिटी यस अवेलेबल है। चार्जेस यदि आप क्लोज करेंगे मतलब जब भी शेयर बेचेंगे तो आपको ब्रोकरेज पे करना होता है, कमीशन देना होता है जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने शेयर खरीदा और बेचा है। जो भी स्टॉक मार्केट पे आप गेन करेंगे उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शेयर मार्केट में यदि 1 साल के अंदर स्टॉक को आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, यदि 1 साल के बाद आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। यदि वहीं पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेब्ट म्यूचुअल फंड में नहीं किया है, तो उस केस में भी यही रूल एप्लीकेबल होता है। अब देखिए शेयर में क्या होता है कि आपको डिविडेंड भी मिलता है, कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है जब प्रॉफिट होता है। तो डिविडेंड के केस में क्या होता है, यदि 5,000 रुपये से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिला है 1 साल में तो 10% का TDS वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, वो आपके पैन नंबर पे जमा हो जाता है। अब ये डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होता है, ये आपको अपने इनकम में जोड़ना पड़ता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम पर। इनकम टैक्स में एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, नॉर्मल सिटीजन के लिए 2.5 लाख तक, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक लिमिट है। यदि आपकी इनकम यहां तक आती है तो आपका पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल नहीं करेंगे लेकिन आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को बताना होगा। कैसे बताएंगे आप? आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भर के देना पड़ेगा कि हमारी इनकम इस लिमिट के दायरे में है, अंदर है। फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए और फॉर्म 15G नॉर्मल सिटीजन के लिए फिलअप करके जमा करना होता है। अब देखिए बात करते हैं कि यदि आपकी इनकम इससे क्रॉस कर जाती है
फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, जो भी XYZ आपकी इनकम हो रहे हैं इंटरेस्ट के, यदि वो 5 लाख तक आपकी इनकम है तो क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। जो ये वाली लिमिट है ये इनकम टैक्स रिटर्न की फ्री लिमिट है और साथ में टैक्स की भी फ्री लिमिट है। लेकिन 5 लाख तक की जो लिमिट है ये टैक्स फ्री लिमिट है। इसमें यदि आपकी इंटरेस्ट आती है 5 लाख तक तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, और यदि 7 लाख तक यदि आपका आता है तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट 87A की रिबेट दे देती है 12,500 की, और इसमें 20,000 तक का रिबेट मिल जाता है। यहाँ पे जो 5 लाख की इनकम आप देख रहे हैं, 7 लाख की जो लिमिट देख रहे हैं, इसमें आपकी हो सकता है कि टाइम डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, MIS का इंटरेस्ट हो, म्यूचुअल फंड का गेन हो सकता है, शेयर मार्केट का गेन हो सकता है, इसमें आपके सारे इनकम आ जाते हैं। ठीक है, तो यदि इस लिमिट में आ रहे हैं तो फिर उस केस में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो उसको टाइम डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, MIS हो गया, वहाँ पे इसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जो TDS डिडक्ट होता है, यदि 50,000 के ऊपर यदि उसका इंटरेस्ट चला जाता है तो TDS कटता है, लेकिन 80 TTB में सीनियर सिटीजन को बेनिफिट 50,000 तक मिल जाती है। तो यहाँ पे 5.5 लाख की इनकम आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको 50,000 की यहाँ पे डिडक्शन मिल गई, तो आपको क्या हो गया, ये टैक्स फ्री हो गया और आपका जो रिफंड बनेगा वो आपको वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, TDS मैंने आपको बता दिया था 40 के ऊपर 50 के ऊपर जाएगा तो फिर 10% का TDS कटेगा 194A में। हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपने किया, ठीक है, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी होगा तो स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा। मतलब ऊपर में जो 5 लाख और 7 लाख की लिमिट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यदि आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड का गेन आता है तो स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के इक्विटी वाले पोर्शन में इन्वेस्टमेंट आपने करा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, तो देखिए 20% का रेट देना होगा, और यदि न्यू टैक्स रिजीम में भी आप जाएंगे तो 20% का देना होगा। लॉन्ग टर्म के केस में 12.5% का रेट है, लेकिन 1,25,000 के ऊपर यदि आपका गेन जाएगा तब इतना % का टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी, और न्यू टैक्स रिजीम में भी यही प्रोविजन अप्लाई किया गया है। अब इसके बाद डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो डिविडेंड भी देखिए स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा। ठीक, आपके इनकम में जुड़ जाएगा और स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स फ्री कहाँ तक है पोस्ट ऑफिस की स्कीम, और इसके बाद कब टैक्स लगेगा, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, और TDS की भी लिमिट आपको पता चल गई। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं समझता हूँ मिल गया होगा, और इसके बाद भी यदि कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।